लीगल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दुर्गेश प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन लॉ। आज मैं साथियों की परीक्षा के संबंध में धारा 135 से लेकर के 138 के संबंध में जानकारी प्रदान करूंगा। चलिए देखते हैं कि धारा 135 के संबंध में क्या प्रावधान दिया गया है। धारा 135 में साथियों के पेशकरण, उनकी परीक्षा का क्रम, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, इसमें कहा गया है कि किसी मामले में जो गवाही होती है, गवाही को पेश करने का जो तरीका होता है कि किसके माध्यम से गवाही पेश किया जाएगा, गवाहों को कैसे पेश किया जाएगा, इसके संबंध में प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 135 में दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई विधि है और तो विधि के अनुसार जो है साक्ष्यों को पेशकरण की प्रक्रिया होगी। यदि कोई विधि नहीं है तो न्यायालय के विवेक के आधार पे साक्ष्यों के पेशकरण की प्रक्रिया को निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धारा 135 में साक्ष्यों के पेशकरण यानी कि जो गवाह हैं उनको कैसे, किस क्रम से पेश किया जाएगा और उनकी परीक्षा का क्रम क्या होगा, यह धारा 135 के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो प्रावधान यह है कि यदि कोई विधि है या उसमें जो प्रचलित विधि है उसी के अनुसार जो है उन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और उसी के हिसाब से साथियों को पेश किया जाएगा। दूसरी चीज, अगर कोई विधि नहीं है तो वहां न्यायालय अपने विवेक के हिसाब से निर्धारित करेगा कि साथियों को किस क्रम से पेश किया जाएगा। अब हम देखें कि जो हमारा दीवानी प्रक्रिया संहिता है इसमें ऑर्डर 10 में प्रावधान दिया गया है, पेशकरण की प्रक्रिया बताई गई है। सीआरपीसी का अध्याय 18, 20, 21, 22, 28 इसमें भी प्रक्रिया बताई गई है कि साक्ष्यों को कैसे पेश किया जाएगा। साथ ही साथ जो साक्ष्य पेश किया जाता है या जो साक्षी पेश किए जाते हैं तो हम देखते हैं कि डायरेक्ट उनको कोर्ट में बुलाया जाता है और भारतीय सौगंध अधिनियम की धारा 5 के तहत उनको शपथ पे कहा जाता है कि आप शपथ लीजिए, जो कुछ कहेंगे सही कहेंगे। तो सौगंध अधिनियम की धाराओं का पालन किया जाता है। सौगंध अधिनियम की धारा 5 का पालन किया जाता है जिसपे वह कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं। यदि हम कमीशन के माध्यम से लेते हैं तो उसके संबंध में सीपीसी की का ऑर्डर 26 धारा 75 से 78 तक प्रावधान किया गया है जिसके माध्यम से साथियों को पेश किया जाता है। यदि हम सीआरपीसी के धाराओं का अध्ययन करें तो हमारे यहां देखेंगे जो ट्रायल है जिसमें आप देखेंगे सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, समरी ट्रायल में जो प्रक्रिया दी गई है उसके हिसाब से किया जाता है। अगर हम देखें तो सामान्य रूप से सबसे पहले वादी अपने साक्ष्य को पेश करता है, उसके बाद प्रतिवादी को अवसर दिया जाता है सामान्य रूप से। अगर प्रक्रिया को देखा जाए क्रिमिनल मामले में तो क्रिमिनल मामले में पहले अभियोजन पक्ष फिर बचाव पक्ष। लेकिन जहां ट्रायल की बात है, जहां सेशन ट्रायल, जहां समरी ट्रायल, जहां समन ट्रायल, जहां वारंट ट्रायल है, उसमें जो प्रक्रिया दी गई है, जो वो ट्रायल चलेंगे उनका विचार चलेगा, तो उन प्रक्रियाओं का भी ध्यान रखना हमको होगा। अब आइए देखते हैं कि धारा 136 में कहा गया है न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा कि कौन से एक साक्ष्य जो है, ग्राह्यता मतलब स्वीकार्यता, न्यायालय जो है किस साक्ष्य को स्वीकार करेगा। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई गवाह या कोई पक्षकार न्यायालय में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत करने की प्रस्तावना करता है या प्रस्ताव करता है या प्रस्तुत करना चाहता है, तो अगर कोई सबूत किसी तथ्य को प्रूव करना चाहता है तो प्रूव कर सकेगा। लेकिन न्यायालय वहां पूछेगा यदि आप इस सबूत को प्रूव करना चाहते हैं तो यह किस धारा के तहत सुसंगत होगा। यानी कि सुसंगतता के संबंध में न्यायालय प्रश्न पूछ सकता है उस पक्षकार से कि जो आप सबूत प्रस्तुत कर रहे हैं, जो साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, वह किस धारा के तहत सुसंगत होगा। यह धारा 136 संक्षिप्त रूप में। अब आइए धारा 137 देखते हैं। धारा 137 में 3 एग्जामिनेशन के विषय में बताया गया है। मुख्य परीक्षा, एग्जामिनेशन इन चीफ, प्रति परीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन, पुनः परीक्षा, री एग्जामिनेशन। पहले हम देखें कि परीक्षा क्यों होती है कोर्ट में। परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि जिससे जो गवाह होते हैं उनसे सत्य बातें हैं उनको पता लगाया जा सके।
यानी कि सत्यता परखने के लिए, सही बात जानने के लिए इन परीक्षाओं का पालन करना पड़ता है। साथ ही साथ जो पक्षकार होता है, विरोधी पक्षकार के सच को झूठा साबित करने के लिए भी यह परीक्षा होती है, जिससे वह पक्षकार विरोधी पक्षकार के सच को झूठा साबित कर सके, साथ ही साथ अपने सच को मजबूत कर सके। इसके लिए परीक्षाओं का प्रचलन है और न्यायालय इस प्रक्रिया का पालन करता है। अगर हम देखें तो साक्ष्य अधिनियम में जो परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है वह है सत्यता का पता लगाना। सत्यता का पता लगाने के लिए इन तीन परीक्षाओं का जो है न्यायालय के द्वारा किया जाता है और साक्षी जो है अपनी परीक्षा देते हैं। मुख्य परीक्षा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 में मुख्य परीक्षा एग्जामिनेशन इन चीफ। तो प्रश्न उठता है एग्जामिनेशन ऑफ चीफ किसे कहा जाएगा? तो कहा गया है कि एग्जामिनेशन इन चीफ वह कहा जाएगा जब जो पक्षकार किसी साक्षी को बुलाया है, यदि वह परीक्षा लेता है तो वह उसकी क्या होगी? मुख्य परीक्षा। यदि जो पक्षकार किसी गवाह को बुलाया है, यदि वह परीक्षा लेता है तो वह उसकी मुख्य परीक्षा होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 में जो 3 परीक्षाएं हैं इनकी परिभाषा 137 में दी गई है, जिसमें पहला मैंने बताया मुख्य परीक्षा, यानी कि जो पक्षकार किसी साक्षी को बुलाया है उससे प्रश्नों को पूछता है तो वह मुख्य परीक्षा कही जाएगी। उसके बाद आया प्रति परीक्षा। यदि उस साक्षी से जो विरोधी पक्षकार है यदि प्रश्नों को पूछता है, जिरह करता है तो उसे जो है प्रति परीक्षा कहा जाएगा। फिर इसके बाद लिखा पुनः परीक्षा। पुनः परीक्षा के संबंध में व्यवस्था यह है, प्रावधान यह है कि जो पक्षकार बुलाया था पहले वह परीक्षा लिया, उसके बाद विरोधी पक्ष ने परीक्षा लिया, फिर जो सबसे पहले बुलाया था वह पक्षकार द्वारा अपने साक्षी से दोबारा परीक्षा करना, दोबारा प्रश्नों को पूछना, तो उसे जो है पुनः परीक्षा री एग्जामिनेशन कहा जाएगा। तो पुनः सुन लीजिए, धारा 137 में परीक्षाओं के संबंध में परिभाषा दी गई है। तो सबसे पहले आपका होगा मुख्य परीक्षा, उसके बाद प्रति परीक्षा, फिर पुनः परीक्षा। फिर धारा 138 परीक्षाओं के क्रम को बताती है कि परीक्षाओं का क्रम क्या होगा। यानी कि धारा 137 जैसा मैंने बताया इसमें परीक्षाओं की परिभाषा दी गई है। धारा 138 में परीक्षाओं का क्रम दिया हुआ है कि पहले कौन सा क्रम से किस क्रम से इन परीक्षाओं का आयोजन होगा, इन परीक्षाओं को किया जाएगा न्यायालय में। तो सबसे पहले होगा मुख्य परीक्षा होगा, उसके बाद क्या होगा? प्रति परीक्षा, उसके बाद पुनः परीक्षा। तो मैंने बताया कि पहले होगा एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर री एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद यदि ऐसा लगता है कि किसी नए बात की प्रविष्टि हो गई है, यानी कि जब परीक्षा इनकी चल रही थी, जब बयान चल रहे थे, उससे कोई नई बात का पता चल जाता है, कोई नई जानकारी मिल जाती है, तो विरोधी पक्षकार इसकी जो है क्या कर सकता है? अतिरिक्त परीक्षा कर सकता है। तो धारा 138 में आप देखेंगे कि परीक्षाओं के क्रम के विषय में जानकारी दिया हुआ है कि पहले मुख्य परीक्षा, उसके बाद प्रति परीक्षा, फिर पुनः परीक्षा। अंग्रेजी में एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। उसके बाद यदि किसी नई बात की एंट्री हो गई, प्रविष्टि हो गई है, किसी नई बात का पता चल गया है, तो विरोधी पक्षकार जो है फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, अतिरिक्त परीक्षा कर सकता है। तो आज मैंने जो बताया धारा 135, 36, 37, 38, इसका मुख्य उद्देश्य है कि परीक्षा को कैसे न्यायालय में किया जाए, साक्ष्यों की परीक्षा कैसे हो, उनका क्रम क्या होगा, इसके विषय में मैंने आपको जानकारी प्रदान की। साथ ही साथ मैंने यह भी बताया कि इन परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य यह होता है जिससे सत्य का पता लगाया जा सके, और साथ ही साथ जो पक्षकार है विरोधी पक्षकार की बातों को झूठा साबित कर सके और अपने पक्ष को मजबूत कर सके। जैसा कि आप जानते हैं कि जो गवाह पेश होते हैं
कभी कभी क्या होता है कि गवाहों को सिखा पढ़ा करके पेश किया जाता है। गवाह जो है जिनको बात जो बताई जाती है उस बातों को प्रकट करते हैं, लेकिन जब जिरह होता है तो सत्यता का पता चल जाता है। तो न्यायालय की प्रक्रिया में जो गवाहों के पेशकरण के संबंध में जो नियम था वह मैंने बताया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य रूप से चाहे सिविल मामला हो चाहे क्रिमिनल मामला हो, इन सब में इन प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे के वीडियो में जो आगे की धाराएं हैं उसके विषय में मैं जानकारी प्रदान करूंगा। धन्यवाद।